नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। आज हम मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं जानेंगे, जो कि एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके द्वारा दी गई थी। मनोसामाजिक यानी साइको सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरिक्सन कौन थे। एरिक एरिक्सन का जन्म जर्मनी में हुआ, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र अमेरिका रहा। अब जो एरिक्सन थे, इन्होंने मनोसामाजिक विकास यानी साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 8 अवस्थाएं। और जो 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, वो दरअसल जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका वर्गीकरण देती हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में वो अवस्थाएं बताती हैं या वर्गीकृत की गई हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यानी बचपन एवं समाज। उसी पुस्तक में इन 8 अवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया। एरिक्सन ने व्यक्ति के विकास का जो आधार है वो जैविक एवं लैंगिक माना है, और वो भी सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य में। कहने का तात्पर्य ये है कि एरिक्सन मानते थे कि कोई भी व्यक्ति है, उसका विकास जैविक एवं लैंगिक आधारों पर होता है, यानी बायोलॉजिकल और सेक्सुअल तरीके से या जेंडर बेस होता है। और वो चीज़ें दोनों निर्धारित होती हैं उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य, यानी जैसा सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वैसा ही उसके जैविक लक्षण होंगे और वैसे ही उसका लैंगिक विकास माना जाएगा या लैंगिक विकास होता है। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास अनुजात सिद्धांत के अनुसार होता है। अनुजात सिद्धांत यानी एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। अब अनुजात सिद्धांत का मतलब ये होता है कि वंशानुगति के दौरान, यानी एक वंश से दूसरे वंश में जीन्स के माध्यम से गुण पहुंचते हैं, है ना, बच्चों में। अब ये जब गुण पहुंचते हैं जीन्स के माध्यम से, तो कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण स्थानांतरित होते हैं। तो इसी वजह से संतानों में परिवर्तन देखने को मिलता है और कुछ समानता देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिताओं के कुछ गुण बच्चों में पाए जाते हैं। अब वो चाहे उनकी इंटेलिजेंस हो, या चाहे चेहरा में मेल खाता हो, या आंखें मिलती हों, है ना, या उनके बाल उसके माता पिता के जैसे हों बच्चों के, है ना, या उसकी बोली यानी आवाज़ अपने माता पिता में से किसी के जैसी हो, ठीक है ना। तो ऐसे जो हाव भाव हैं या लक्षण है ना, ये क्या है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जीन्स के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, तो वो परिवर्तित भी होते रहते हैं। इसी को एपिजेनेटिक प्रिंसिपल या अनुजात सिद्धांत कहा जाता है। अब ऐसा होने का कारण क्या होता है कि वातावरण एवं समाज में होने वाले परिवर्तन है कि बच्चा किस वातावरण में रहता है और किस समाज में वो रहता है। समाज और वातावरण दोनों का प्रभाव बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जैसे वातावरण बच्चा रहता है वैसा ही उसका वृद्धि और विकास होता है, और जिस समाज में वो रहता है उसी समाज के अनुरूप जो परंपराएं होती हैं, उन्हीं परंपराओं के आधार पर बच्चे के वृद्धि और विकास में परिवर्तन भी होते हैं। एरिक्सन का मानना था कि जो जीवन का उद्देश्य है वो दरअसल अपनी मूल पहचान बनने में या मूल पहचान बनाने में लगे रहना है। यानी उनका कहना था कि हर व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हो, उसका जीवन भर उद्देश्य यह रहता है कि उसकी मूल पहचान सब लोगों के सामने आए। यानी वो अपने अस्तित्व को बताना चाहता है कि वो क्या है, यानी अस्तित्व को बनाए रखने में लगे रहना है। इसी के आधार पर एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास यानी साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 अवस्थाएं निर्धारित की हैं, और वो जो 8 अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम अभी जानेंगे। पहली अवस्था है मुखी अवस्था, यानी ओरल स्टेज। अब दरअसल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लैंगिक विकास की अवस्थाएं फ्राइड ने बताई थी, वो फ्राइड की अवस्थाओं में ही इन्होंने अपनी 3 अवस्थाएं बाकी जोड़ दी हैं। तो 5 अवस्थाएं फ्राइड की हैं लैंगिक विकास की, और 3 इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ी हैं। तो इस तरह से इनकी 8 हो गई, और फ्राइड की 5 लैंगिक अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज। ये जन्म से लेकर 18 माह तक इन्होंने माना है। 18 माह यानी 1.5 वर्ष तक या 1.5 वर्ष तक इन्होंने इसको माना है। और इसमें क्या होता है, बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास सीखता है, यानी या तो विश्वास करता है या विश्वास नहीं करता।
इस तरह की चीज़ें वो सीखता है। यानी वो बच्चा मानता है कि जो सामने है तो उसका अस्तित्व है और सामने नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। यानी बच्चे को कोई खिलौना दे दिया जाए तो बच्चा क्या है कि उसको तब तक खेलता रहेगा जब तक उसको हटा नहीं दी जाए। यानी उस खिलौने के बजाय दूसरे खिलौनों को पकड़ा दो तो वो ये समझेगा कि जो खिलौना उससे लिया गया वो कभी था ही नहीं। यानी जो सामने है वो मौजूद है और जो सामने नहीं है दरअसल में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा वो मानता है। दूसरी अवस्था है गुदी अवस्था या एनल स्टेज। इसको 1.5 वर्ष से लेकर यानी 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक इसको माना गया है। इसमें बच्चा आत्मनिर्भरता और शंका या लज्जा सीखता है। आत्मनिर्भरता यानी बच्चा खुद के काम खुद करने लगता है ना, और या फिर विपरीत परिस्थिति उसके साथ हो जाती है, वो शंकालु या लज्जालु प्रवृत्ति का बच्चा हो जाता है। यानी या तो आत्मनिर्भर हो जाएगा या शंकालु या लज्जालु प्रवृत्ति का बच्चा हो जाता है। जैसे देखा होगा कि बच्चे क्या शर्माने लगते हैं 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था में। कुछ कार्य कर, जैसे देखा होगा बच्चे पेंट दीवारों का कुरेद कर खाते हैं, है ना, या दीवारों के जो भी वो की हुई होती है पुताई वगैरह, लिपाई पुताई, उसको उछल कर खाते हैं। यानी पत्थर मिट्टी खाने का काम करते हैं। तो वो नज़रें बचा के ये काम करते हैं। और कई बार तो ये होगा कि बच्चे अपनी नाक में उंगली देते हैं और नाक से जो अवशेष पदार्थ निकलता है उसको भी बच्चे खाते हैं। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज। इसको 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक माना गया है, लेकिन कभी कभी इसको 6 से 7 वर्ष तक भी कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिक इसको मान लेते हैं। इस अवस्था में या लैंगिक अवस्था में बच्चा पहल करना या अपराध बोध 2 चीज़ें सीखता है। पहल करना यानी वो नेतृत्व करने की क्षमता बच्चे में विकसित होती है, या फिर बच्चा आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ वो जाने लगता है। ये दोनों ही अवस्था उसमें पाई जा सकती हैं। अब ये निर्भर करता है उसके वातावरण पर और उसके सामाजिक परिवेश पर उसको कैसा सिखाया गया है। सुप्तावस्था या लेटेंसी अवस्था ये चौथी अवस्था है। ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक या शिक्षा मनोवैज्ञानिक इसको 6 से 7 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष तक मानते हैं। दरअसल में वृद्धि और विकास क्या है निश्चित तय नहीं है किस अवस्था तक होते हैं, तो इसीलिए इसको क्रमांतर या क्रम रूप में इनको मान लिया जाता है, जैसे 6 से 7 वर्ष तक और से लेकर 12 से 13 वर्ष तक। सुप्तावस्था में या लेटेंसी स्टेज में बच्चा उद्यमिता या हीन भावना सीखता है। यानी या बच्चा ऐसी अवस्था में वो चीज़ों को सुधारना, बिगाड़ना, तोड़ना फोड़ना, है ना, जैसे कई बार बच्चे देखोगे रेडियो बिगाड़ देते हैं ना, किसी चीज़ों को जोड़ के कुछ चीज़ बना लेते हैं या फिर वो नुकसान भी कर देते हैं। या फिर बच्चा इसमें हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, यानी वो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। तो ये दोनों चीज़ें उस बच्चे में विकसित होती हैं। दोनों तरह के विकास बच्चे में या वृद्धि उस बच्चे में वृद्धि विकास पाए जाते हैं। या तो वो काम करना सीखता है और बहुत अच्छे तरीके से करने लगता है, तो ऐसी अवस्था में बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट कराया जाना चाहिए, है ना। और उन बच्चों को में हीन भावनाओं को हम एक शिक्षक निकाल भी सकता है यदि उसका स्किल इस तरह का डेवलप किया जाए। तो कहने का मतलब है स्किल बेस्ड जो लर्निंग है ना, जैसे बेस्ट आइटम ऑफ वेस्ट बनाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट से क्या आइटम बनाया जा सकता है, मिट्टी से क्या आइटम बनाया जा सकता है, यानी क्ले आर्ट जिसको बोलते हैं। ड्राइंग पेंटिंग के बारे में बच्चों को सिखाया जा सकता है ना। यानी जो स्किल से जो चीज़ें आती हैं, यानी कौशल से बच्चा जो सीखता है तो कौशल उसमें विकसित किए जा सकते हैं। 5वीं अवस्था है किशोर अवस्था या एडोलेसेंस। इसको एरिक्सन ने 12 वर्ष और 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक माना है। इसमें एकात्मकता या तादात्म्यता यानी भ्रांति बच्चा सीखता है। एकात्मकता का मतलब ये है कि बच्चा या तो क्या होगा कि स्वयं का अस्तित्व निर्माण कर लेगा, या फिर तादात्म्य, या फिर क्या करेगा दूसरे के अस्तित्व से खुद के अस्तित्व को जोड़ के वो देखने लगता है। एकात्मकता में तो ये है कि बच्चा कहता है कि मैंने किया है, या तादात्म्यता में क्या कहता है कि वो उस मेरे फ्रेंड दोस्त ने किया है, यानी किया खुद ने नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है मेरे दोस्त ने किया है। खुद चाहे मतलब करने में सक्षम ना हो, तो कहने का मतलब है या तो स्वयं किसी चीज़ को करने में सक्षम होगा या दूसरे के किए हुए कार्य को
वो अपना मानकर उससे तादात्म्यता बिठाने का कोशिश करता है। ऐसी अवस्था में बच्चे कुछ भ्रांति में भी पाए जाते हैं। भ्रांति यानी वो कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे, तो कन्फ्यूजन की स्थिति किशोरावस्था में पाई जाती है कि करूं या ना करूं। तो किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। ये अवस्था दरअसल में अत्यधिक कहा जाए तो आत्महत्या की अवस्था भी इसको माना जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा पथ से भटक जाते हैं, तो इस अवस्था में ये लोग अपना तादात्म्यता जब करने लगते हैं तो ये पथ से भटकने की समस्या उन बच्चों में पाई जाती है और भ्रांति उनमें पाई जाती है। छठी अवस्था है पूर्व प्रौढ़ावस्था, प्री एडल्टहुड स्टेज जिसको बोला जाता है। एरिक्सन ने 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक इस अवस्था को माना है। इस अवस्था में एकाकीपन या घनिष्ठता उसमें व्यक्ति में देखने को मिलती है, यानी या तो वो अकेला रहना पसंद करता है या अपने बहुत सारे उसके मित्र हो चुके होते हैं। अकेलापन से क्या है कि उसमें हीन भावनाएं उसमें आती हैं, और घनिष्ठता से वो दरअसल में अपने कौशलों को विकसित करते हुए सामाजिक प्राणी बनने का प्रयास करता है और सामाजिक कार्य वो करता है इस अवस्था में। सातवीं अवस्था है प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड स्टेज जिसको बोला जाता है। इसको एरिक्सन ने 35 वर्ष से 50 से 65 वर्ष तक माना है। 35 वर्ष से लेकर 50 और 65 वर्ष तक माना है। इसमें सृजनात्मकता और ठहराव दोनों उसमें आ चुके होते हैं। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, यानी नई चीज़ों का निर्माण करना उसमें आ चुका होता है, यानी स्वयं की सृजन करने की क्षमता बच्चे में विकसित हो चुकी है। नए नए विचार सृजित करता है और नए आविष्कार भी वो व्यक्ति करने लगता है। या फिर दूसरी अवस्था उसमें होती है यदि सामाजिक वातावरण उसका ठीक नहीं रहा है, शिक्षा उसकी ठीक नहीं रही है, तो उसमें ठहराव आ जाता है। ठहराव यानी वो बेरोजगार की अवस्था में इधर उधर घूमता है, और कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक तरह से नकारा प्रवृत्ति का व्यक्ति हो चुका होता है। आठवीं अवस्था है परिपक्वता या मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज को 50 और 65 वर्ष से ऊपर माना है एरिक एरिक्सन ने। इसमें संपूर्णता और हताशा दो चीज़ें आ सकती हैं। संपूर्णता से तात्पर्य ये है कि जब वो अपनी 50 से 65 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति चला जाता है, तो दरअसल में वो क्या है कि अपनी सामाजिकता में पूर्ण रूप से संलिप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य वो अपनी उत्तरदायित्व से पूर्ण होकर संपूर्णता की तरफ वो गमन करता है, और कभी कभी लोगों में ऐसी अवस्था में हताशा भी आ जाती है, जैसे कि बच्चे उसको छोड़ जाते हैं या वो अकेला महसूस करता है, तो फिर चूँकि सामाजिक कार्य नहीं कर पाता, तो ऐसे में भी परिपक्वता की अवस्था में भी बुजुर्गों को आत्महत्या करते हुए देखा गया। कुछ अनुसंधान ऐसा बताते हैं कि इस अवस्था में भी हताशा की वजह से बुजुर्ग क्या है कि निराश हो जाते हैं और उसमें वो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने लगते हैं। कई बार तो बुजुर्ग घर को छोड़कर भी निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य इस अवस्था में और बच्चों की अवस्था में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। अब कुछ देखिए समझने की बात है कि पहल करना, अपराध बोध, उद्यमिता यानी उद्यम करना या कौशल विकसित करने की भावना, और हीन भावना का पनपना, ये सारे बाल्यावस्था या बचपन यानी चाइल्डहुड की क्रियाएं या लक्षण हैं। यानी चाइल्डहुड के जो लक्षण है वो पहल करना, अपराध बोध, उद्यमिता और हीन भावना का पनपना है। जस्ट इसी के साथ ही किशोरावस्था के जो लक्षण हैं उनमें तादात्म्यता और भ्रांति पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य किशोरावस्था में वो जो बच्चे हैं उनमें भ्रांति की अवस्था और तादात्म्यता की अवस्थाएं ज़्यादा पाई जाती है, उसके अवस्था के ही लक्षण हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।